रुकिए जरा, अगर ये टॉपिक आपने हल्के में लिया ना तो एग्जाम में भारी नुकसान तय है, क्योंकि यहीं से सीधे सवाल बनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी, जहां पढ़ाई होती है आसान, कॉन्सेप्ट होते हैं क्रिस्टल क्लियर और प्रिपरेशन होती है एग्जाम फोकस्ड। ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी। तो आज का हमारा विषय है पंचायती राज। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही गांव की चौपाल की एक तस्वीर मन में बन जाती है। जी, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। ये एक भूल भुलैया जैसी है। हाँ, मतलब अनुच्छेद 243 और फिर ए से लेकर ओ तक, ये तो एक पूरा अल्फाबेट ही है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इसे रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच को, उस ग्राम स्वराज के सपने को समझना है। और ये भी देखना है कि वो सपना जमीनी हकीकत में कहाँ तक पहुंचा है। तो चलिए इस संवैधानिक भूल भुलैया का मास्टर कोड ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कड़ी से, अनुच्छेद 243A। 243A। इसे याद रखने का सबसे आसान कीवर्ड है ए फॉर असेंबली, मतलब ग्राम सभा। ए फॉर असेंबली, ठीक है, ये आसान है। पर ग्राम सभा आखिर है क्या? क्या ये वही ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच और पंच होते हैं? यहीं पर मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा वो कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। अच्छा जी, ये लोकतंत्र की सबसे सीधी, सबसे बुनियादी इकाई है। आप इसे गांव की अपनी संसद समझिए। गांव की संसद? हाँ, जिसमें कोई प्रतिनिधि नहीं, बल्कि गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर सीधे तौर पर सदस्य होते हैं। एक मिनट, मतलब गांव का हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सीधे सीधे गांव की सरकार का हिस्सा है। ये तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना? ये असल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यही इसकी आत्मा है। और परीक्षा के लिहाज से देखें तो एक ही सवाल बनता है, ग्राम सभा का सदस्य कौन है? और जवाब है 18 वर्ष से अधिक आयु का हर रजिस्टर्ड वोटर। तो ठीक है, 243A से नींव रख दी गई, गांव के सब लोग एक साथ आ गए। अब इस नींव पर इमारत खड़ी करनी होगी। सही पकड़े हैं। और यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 243B और C। बी और सी? एक बार जब असेंबली यानी ग्राम सभा बन गई, तो अब उसे एक ढांचा देना होगा। तो बी फॉर बिल्ड। बिल्ड यानी गठन करना। जी, पंचायत का गठन। ये अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। और फिर सी? सी फॉर कंस्ट्रक्शन। एकदम। बी में हमने तय किया कि इमारत बनेगी। अब सी में हम उसका नक्शा यानी कंस्ट्रक्शन तय करेंगे। उसकी संरचना कैसी होगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, अध्यक्ष का चुनाव सीधा होगा या नहीं। ये सारा ब्लूप्रिंट सी में है? हाँ, तो बी बस गठन की बात करता है और सी उसकी पूरी बनावट की। लेकिन मैंने सुना है कि हर राज्य में ये त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम नहीं होता। कुछ राज्यों को छूट भी है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में बहुत काम का है। बताइए। अनुच्छेद 243B में ही लिखा है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम, जी, उन्हें मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। ये उन पर बाध्यकारी नहीं है। अच्छा। तो अब हमारे पास पंचायत का ढांचा और उसकी संरचना दोनों तैयार हैं। पर इस इमारत में कौन रहेगा? क्या सबको बराबर का मौका मिलेगा? बिल्कुल। और यही सवाल हमें अगले अनुच्छेद 243D तक ले जाता है। 243D? इसकी ट्रिक है D फॉर डाइवर्सिटी यानी विविधता। जी, ये अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। कैसे? ये तय करता है कि पंचायत की सीटों पर समाज के हर वर्ग, मतलब अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और सबसे जरूरी महिलाओं को, उनको प्रतिनिधित्व मिले। जी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। पहले कुछ लोग इसे याद रखने के लिए डी फॉर दया कहते थे, जो कि बहुत गलत है। हाँ, आरक्षण दया नहीं, अधिकार है। बिल्कुल। इसीलिए डी फॉर डाइवर्सिटी या डोर स्टेप रिप्रेजेंटेशन जैसे कीवर्ड्स ज्यादा सही हैं। ये लोकतंत्र को हर घर की दहलीज तक ले जाने का विचार है। और महिलाओं के आरक्षण पर इसमें क्या खास है? संविधान तो कहता है कि कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन बिहार जैसे कई राज्यों ने तो इसे 50% तक कर दिया है। हाँ, ये तो एक तरह की सामाजिक क्रांति है। तो ढांचा तैयार, लोग आ गए। अब बात करते हैं समय और शर्तों की, यानी 243E और F। जी,
कोई भी संस्था बिना कार्यकाल और नियमों के नहीं चल सकती। तो ई फॉर एरा या ईयर्स। एरा यानी कार्यकाल। हाँ, बहुत सीधा है। पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होगा। और एफ फॉर फेल। ये कीवर्ड थोड़ा अजीब है। हाँ, ये बस याद रखने के लिए है। एफ फॉर फेल का मतलब है अयोग्यता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, अयोग्यता। हाँ, अगर कोई सदस्य कुछ शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। जैसे वो दिवालिया हो जाए या राज्य के कानून के तहत किसी और कारण से अयोग्य हो। और यहीं पर वो उम्र वाला पेंच आता है जहां अक्सर गलती होती है। सही कहा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। वोट देने की उम्र 18 साल है, पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। जी, 21 साल। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ढांचा, लोग, नियम सब तय हो गया, लेकिन बिना शक्तियों के तो ये सब सिर्फ एक ढांचा ही रह जाएगा। बिल्कुल। और अब हम इस व्यवस्था के दिल पर आ गए हैं। अनुच्छेद 243 जी फॉर जीनियस। पंचायत को एक जीनियस यानी एक असरदार संस्था बनाने के लिए उसे शक्तियां देना जरूरी है। जीनियस मतलब प्रतिभाशाली। हाँ, यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को ये शक्ति देता है कि वो पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए जरूरी अधिकार और शक्तियां सौंपें। और ये कौन सी शक्तियां हैं? क्या इनकी कोई लिस्ट है? जी हाँ, और यही इस अनुच्छेद का सबसे अहम हिस्सा है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय। हाँ, जैसे कृषि, पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य, इन सब पर काम करने की शक्ति पंचायतों को दी जा सकती है। सत्ता का असली विकेंद्रीकरण इसी अनुच्छेद से आता है। तो अब असली सवाल, जी ने पंचायत को जीनियस बनाने का वादा तो कर दिया, शक्तियां दे दी, लेकिन यहीं पर वो संवैधानिक वादा बनाम जमीनी हकीकत वाला मामला आता है। मतलब संविधान ने तो कह दिया कि राज्य ये शक्तियां दे सकता है, पर ये राज्यों पर छोड़ दिया कि वो इन 19 में से कितनी शक्तियां और किस हद तक पंचायतों को देते हैं। अच्छा, तो ये राज्यों की मर्जी पर है। हाँ, और ज्यादातर राज्यों ने केवल कुछ ही विषय, वो भी आधे अधूरे तरीके से सौंपे हैं। तो जीनियस बनने की क्षमता तो दी, पर उसे इस्तेमाल करने के सारे उपकरण नहीं दिए गए। और शायद सबसे बड़ा उपकरण है पैसा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिना पैसे के शक्ति खोखली होती है। और ये हमें अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर लाता है, 243 H और I। H और I। तो H की ट्रिक है हाई टैक्स। हाई टैक्स से बेहतर है इसे सिर्फ टैक्स या हिसाब समझें। H से हिसाब। ये अनुच्छेद पंचायतों को कुछ कर, शुल्क और फीस लगाने और वसूलने का अधिकार देता है। अच्छा, तो पंचायतें खुद टैक्स लगा सकती हैं? सकती हैं, पर यह शक्ति भी राज्य सरकार की मर्जी पर है। और दूसरी बात, गांव में टैक्स लगाना और वसूलना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, कोई सरपंच अपने ही लोगों पर टैक्स लगाकर अलोकप्रिय नहीं होना चाहेगा। बिल्कुल। इसीलिए पंचायतें ज्यादातर सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। और यहीं पर अनुच्छेद 243 आय का रोल आता है। आई फॉर इनकम यानी राज्य वित्त आयोग। जी, ये पंचायतों की वित्तीय आत्मा है। हर 5 साल में राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इसका काम है राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स से हुई कमाई का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना। ये आयोग ही तय करता है कि राज्य सरकार अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को देगी। ठीक है, तो पैसा आ गया, खर्च भी हो गया। अब हिसाब किताब की बारी। अनुच्छेद 243 J और K। हाँ, J फॉर जांच यानी ऑडिट। सीधा सा है, ये कहता है कि पंचायतों के खातों की जांच होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। ये तो जरूरी है, लेकिन K फॉर किंग्स 11, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? ये ट्रिक है थोड़ी। हाँ, मुझे पता था आप ये पूछेंगे। देखिए, आपकी बात में दम है। राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुत गंभीर संस्था है। वही तो। किंग्स 11 वाली ट्रिक सिर्फ एक मेमोरी हुक है, कॉन्सेप्ट को कमजोर करने के लिए नहीं। किंग्स 11 पंजाब में 11 खिलाड़ी होते हैं। और 11 की स्पेलिंग ELEVEN सुनने में इलेक्शन जैसी लगती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक मेमोरी हुक के तौर पर मान लेते हैं। तो 243K का सार क्या है? इसका सार है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। और एक बात जो सबको याद रखनी चाहिए, पंचायत के चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता। कौन कराता है फिर? राज्य का अपना चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब हम लगभग अंत की ओर हैं। 243L और M
कहाँ लागू कहाँ मना? नाम से ही जाहिर है, जी, जी। ए फॉर लागू जी जी। ये बताता है कि ये कानून केंद्र शासित प्रदेशों पर कैसे लागू होगा। और M4 मना? जी, एम फॉर मना ये उन कुछ क्षेत्रों की सूची देता है जहां ये कानून लागू नहीं होता। कौन से हैं ये क्षेत्र और उन्हें ये छूट क्यों दी गई है? क्योंकि इन क्षेत्रों की अपनी पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें ट्रेडिशनल काउंसिल्स कहते हैं। संविधान उनकी इस विशिष्ट संस्कृति का सम्मान करता है। और यहीं पर पेसा कानून का जिक्र भी आता है ना? हाँ, पेसा एक्ट 1996। ये उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए है जहां भाग 9 सीधे लागू नहीं होता। पेसा वहां की ग्राम सभा को जमीन और संसाधनों पर असाधारण शक्तियां देता है। अब हम बिल्कुल आखिर में हैं, अनुच्छेद 243 एन और ओ। जी। एन फॉर निरंतर, मतलब कंटिन्यू। निरंतर? हाँ, जब 1993 में ये संशोधन लागू हुआ तो कहा गया कि राज्यों के पुराने पंचायती कानून 1 साल तक निरंतर बने रहेंगे ताकि कोई कानूनी खालीपन ना आए। अच्छा, ये एक ट्रांजिशन का प्रावधान था। जी, और आखिरी 243 ओ फॉर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं। ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? अगर चुनाव में गड़बड़ी हो तो क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते? बहुत अच्छा सवाल है। 243 ओ कहता है कि सीटों के बंटवारे या परिसीमन जैसे मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर क्यों? ताकि चुनावी प्रक्रिया अंतहीन मुकदमों में न फंसे, नहीं तो चुनाव कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि धांधली को चुनौती नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रक्रिया के बीच में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। चुनाव हो जाने के बाद उसके बाद चुनाव याचिका के जरिए अदालत जा सकते हैं। एकदम सही। तो ओ का मतलब है प्रक्रिया पर ऑब्जेक्शन नहीं, परिणाम पर याचिका हो सकती है। वाह, ए से लेकर ओ तक ये भूल भुलैया अब वाकई एक साफ सुथरे नक्शे की तरह लग रही है। हर दरवाजे के पीछे का मतलब अब साफ है। लेकिन जब इस पूरे नक्शे को एक साथ देखते हैं तो वही सवाल फिर से खड़ा होता है। संविधान ने इतनी मजबूत व्यवस्था बनाई, फिर जमीन पर पंचायतें अक्सर कमजोर क्यों दिखती हैं? और यही इस पूरी चर्चा का सार है। अनुच्छेद जी ने फंक्शंस दिए, पर राज्यों ने पूरी तरह सौंपे नहीं। एच और आई ने फंड्स का रास्ता दिखाया, पर वित्तीय निर्भरता आज भी सबसे बड़ी समस्या है। मतलब 3 F's की समस्या, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज। बिल्कुल, ये व्यवस्था कागज पर जितनी मजबूत है, जमीन पर उतनी ही चुनौतियों से घिरी हुई है। तो ये संवैधानिक वादा अभी भी अधूरा है। शायद इसे पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं, हम सबकी है। इससे बेहतर निष्कर्ष नहीं हो सकता। पंचायती राज एक मंजिल नहीं, एक सफर है, और ये अनुच्छेद उस सफर का रोड मैप है। तो साथियों, अगर ये टॉपिक आपको अब साफ समझ में आ गया है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। और सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज के डिजिटल युग में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ग्राम सभा के विचार को फिर से जीवित कर सकते हैं? क्या 243A का सपना सही मायनों में साकार हो सकता है? ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट क्लियर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ज्ञान सारथी के साथ। मैं हूं आपका साथी, और याद रखिए, ज्ञान सारथी सिलेक्शन का सही सारथी। जय हिंद और पढ़ते रहिए।